हाय, राधे राधे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्वेश्चन लेकर के आए। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रिटेन के नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के गठन, उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लेकर के आए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन, संगठन एवं उसके क्षेत्राधिकार और कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम ब्रिटेन में नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था थी उसमें क्या है, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया और उसके बाद अब एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। पहले ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, लेकिन बाद में इसकी स्थापना की गई। सन 1990 के दशक के प्रारंभ से ही ब्रिटेन में यह विचार जोर पकड़ता जा रहा था कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। यानी ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है, जैसी परिस्थितियां वर्तमान में उसके अनुकूल नहीं है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि अंतिम अपीलीय न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका से पृथक और स्वतंत्र नहीं था। यह ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था की जो प्राचीन न्याय व्यवस्था थी ब्रिटेन में पहले, उसका ये दोष था कि वहाँ का जो अंतिम अपीलीय न्यायालय होता था वो विधायिका और कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि उसे उसके अधीन रहना पड़ता था। वर्ष 2003 तक यह आम सहमति बनी कि लॉर्ड चांसलर और प्रिवी परिषद के न्यायिक समिति वाली व्यवस्था समाप्त कर संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। ये कब सहमति बनी? 2003 में। 2005 में संसद ने संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया। यानी ब्रिटेन में संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 पारित किया गया, जिसके द्वारा 24 मार्च 2005 को ब्रिटेन की साम्राज्ञी की अनुमति प्राप्त हो गई। यानी ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने उसे अनुमति प्रदान कर दी। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 को कब अनुमति की थी? 24 मार्च 2005 को। इस सुधार अधिनियम द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यानी ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था में एक नया युग उत्पन्न हुआ। देखिए, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अनुसार न्यायपालिका को विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र कर दिया गया। ब्रिटेन की न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका दोनों से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। अब लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं रही। ब्रिटेन में पहले सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन होती थी? ब्रिटेन की लॉर्ड सभा होती थी। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा होती थी, लेकिन 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा अब लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं उसको कम कर दिया गया था। एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई जो विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र रखे गए। लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई। यही लॉर्ड चांसलर की जो भूमिका थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर की स्थिति लगभग वही है जो अन्य देशों में विधि और न्याय मंत्री की होती है, यानी कानूनी मंत्री की होती है। ब्रिटेन के न्यायिक इतिहास में एक नया मील का पत्थर अक्टूबर 2009 में उस समय रखा गया जब देश में एक सर्वोच्च न्यायालय औपचारिक रूप से कार्यशील हो गया। यानी ब्रिटेन में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2009 में। ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के न्यायिक कार्यों को 1 अक्टूबर 2009 से ग्रहण कर लिया। यानी जो लॉर्ड सभा को पहले हाउस ऑफ लॉर्ड सभा थी उसको जो न्यायिक अधिकार प्राप्त थे वो सर्वोच्च न्यायालय ने कब अपने अधीन ले लिए? 1 अक्टूबर 2009 से। न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी ने 16 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन की उपस्थिति में किया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? गॉर्डन ब्राउन की उपस्थिति में किया था। न्यायालय का गठन, यानी ब्रिटेन का जो सर्वोच्च न्यायालय उसका गठन या संगठन किस प्रकार होता है? संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के खंड 23 में यह प्रावधान किया गया कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यानी पहले इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? खंड 23 यानी भाग 23 में यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड आते हैं, के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित
12 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। कितने न्यायाधीशों की? 12 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति साम्राज्ञी द्वारा जारी किए गए अधिकार पत्र से होगी। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी है यानी महारानी है, उसके द्वारा जो अधिकार पत्र जारी किया जाएगा उससे उनकी नियुक्ति की जाएगी। साम्राज्ञी को न्यायाधीशों की संख्या घटाने और बढ़ाने का अधिकार है, किंतु वह ऐसा तभी कर सकती है जब संसद के दोनों सदनों में ऐसा कोई संकल्प पारित किया जाए या कोई ऐसा विधेयक पारित किया जाए कि जो संसद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की बात कहे। इन न्यायाधीशों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश को लॉर्ड ऑफ जस्टिस, यानी ब्रिटेन का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको क्या कहते हैं? लॉर्ड ऑफ जस्टिस, अथवा इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया जाता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। उसे किसी उच्च न्यायिक पद पर कम से कम 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो। यानी कौन सा व्यक्ति होगा? जिसने कम से कम उच्च न्यायिक पद पर कम से कम 2 वर्ष तक कार्य किया हो, यानी 2 वर्ष का उसको अनुभव होना चाहिए। अथवा वरिष्ठ न्यायालयों में वह कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए अधिवक्ता रहा हो, यानी वरिष्ठतम जो न्यायालय है उनमें 15 साल तक उसने वकील का कार्य किया हो या अधिवक्ता का कार्य किया हो। न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीशों के चयन हेतु एक लंबी और जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है। यानी ब्रिटेन में जो सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और न्यायाधीश हैं, उनके चयन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, यानी बहुत कठिन प्रक्रिया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री साम्राज्ञी से अनुशंसा करते हैं। यानी अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के साम्राज्ञी या सम्राट होता है, उससे क्या करता है? अनुशंसा करता है, सिफारिश करता है। किंतु वे उसी व्यक्ति के लिए अनुशंसा करते हैं जिसकी नियुक्ति हेतु लॉर्ड चांसलर ने अनुरोध किया हो। यानी प्रधानमंत्री किस व्यक्ति की अनुशंसा करेगा या सिफारिश करेगा? जिसकी लॉर्ड चांसलर ने उससे अनुरोध किया है। लॉर्ड चांसलर को भी एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हुए ही ऐसा अनुरोध करने का अधिकार होता है, यानी उसके लिए भी एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे वो उसका अनुरोध करने का अधिकार प्राप्त करता है। लॉर्ड चांसलर को सर्वोच्च न्यायालय में चयन हेतु एक चयन आयोग स्थापित करना होता है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति या चयन करने के लिए एक चयन आयोग का गठन किया जाता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। यानी उस चयन आयोग में किन सदस्यों को शामिल किया जाता है वो देखिए। सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च न्यायालय का उपाध्यक्ष होता है, निम्नलिखित आयोगों में से एक सदस्य जिसे लॉर्ड चांसलर मनोनीत करता है। अब देखिए कौन कौन से आयोग जिनमें न्यायिक नियुक्ति आयोग, स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग, उत्तरी आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग। आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष और उसके अवाम में उपाध्यक्ष करते हैं। चयन आयोग अपने गठन के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए किसी एक या किन्हीं व्यक्तियों के नामों की सिफारिश लॉर्ड चांसलर से करेगा। आयोग चयन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पदाधिकारियों से अवश्य ही परामर्श लेना होता है। यानी वह जो पदाधिकारी होते हैं उनसे उसको सलाह लेना या परामर्श लेना आवश्यक होता है। वे होते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश जो ना तो आयोग के सदस्य होते हैं ना ही नियुक्ति की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा लॉर्ड चांसलर होता है ब्रिटेन का। तीसरा स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री होता है। चौथा वेल्स में परिषद का प्रथम सचिव होता है और पांचवा उत्तरी आयरलैंड के लिए राज्य सचिव। इनसे परामर्श लेना आवश्यक होता है। चयन आयोग अपनी रिपोर्ट लॉर्ड चांसलर को प्रेषित करता है यानी भेजता है। चयन आयोग अपनी रिपोर्ट को किसको भेजेगा? लॉर्ड चांसलर के पास भेजेगा। लॉर्ड चांसलर चयन आयोग द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की नियुक्ति पर स्वीकृति देता है या अस्वीकृति प्रदान करता है कि वो ऐसे योग्य है या नहीं है, अथवा चयन आयोग को ऐसी अनुशंसा पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, यानी उस व्यक्ति को दोबारा से उस पर विचार करने के लिए भेज सकता है। चयन आयोग की अनुशंसा की स्वीकृति किए जाने पर लॉर्ड चांसलर यह अनुशंसा प्रधानमंत्री को प्रेषित करता है। प्रधानमंत्री के पास उस अनुशंसा को या सिफारिश को भेजेगा और अंत में प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने हेतु ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी से अनुशंसा या सिफारिश करता है, जिसका जो चयन आयोग है उसने नियुक्ति या सिफारिश की हो। न्यायाधीशों का कार्यकाल। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 70 वर्ष की आयु तक होता है। यानी
ब्रिटेन में जो कार्यकाल न्यायाधीश का वो कितना होता है 70 वर्ष तक, किंतु इससे पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी इससे पहले भी अपना त्यागपत्र देकर भी पद से हट सकते हैं। ऐसा त्यागपत्र उन्हें लॉर्ड चांसलर को लिखित रूप में देना होता है, यानी त्यागपत्र ब्रिटेन के न्यायाधीश किसको देंगे, लॉर्ड चांसलर को। जबकि भारत में त्यागपत्र किसको दिया जाता है, अगर कोई भी न्यायाधीश अपना पद त्यागना चाहे तो वो किसको देगा त्यागपत्र, प्रधानमंत्री को देगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो इसीलिए यानी भारत में न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार किसको होता है, संसद अगर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाती है तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। भारत में ये स्थिति होती है, यानी संसद द्वारा महाभियोग लाने पर राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को अयोग्य घोषित होने पर पद से हटा सकता है। जब ब्रिटेन में ऐसा नहीं है तो वो त्यागपत्र किसको देंगे, ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर को देंगे, ना कि ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी को देंगे। न्यायाधीशों की पदच्युति, ये न्यायाधीशों की पदच्युति यानी पद से हटाने की जो प्रक्रिया वो किस प्रकार है। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सद्व्यवहार के आधार पर अपने पद पर सेवानिवृत्ति की आयु तक बने रहते हैं, यानी जब तक उनका व्यवहार या आचरण अच्छा रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, किंतु उन्हें कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। यानी वही प्रक्रिया आ गई जो भारत में संसद के दोनों सदन अगर किसी के खिलाफ क्या लाएंगे, महाभियोग लाएंगे तो है, परंतु यहाँ पर दोनों सदनों द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा तब उसको हटाया जा सकता है। और उसको हटाने का जब त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा, लॉर्ड चांसलर को देगा। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति करने का अधिकार लॉर्ड चांसलर को होता है। यानी अगर कोई भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है न्यायाधीश तो उसे सेवानिवृत्ति या पद से हटाने का अधिकार किसका होता है, लॉर्ड चांसलर का होता है। जबकि भारत में किसका होता है, राष्ट्रपति का। किंतु ऐसा करने से पूर्व उसे निम्न शर्तों का पालन करना होता है, यानी निम्न शर्तें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। किसी न्यायाधीश को हटाते समय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुमति लेनी होती है। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उससे उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। दूसरा, अध्यक्ष को हटाते समय उपाध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहमति लेना आवश्यक होता है, और उपाध्यक्ष को हटाते समय अध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहमति लेनी आवश्यक होती है, तो ही उनको पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अब आता है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, यानी प्रत्येक न्यायाधीश को कितना वेतन दिया जाता है। न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण लॉर्ड चांसलर द्वारा किया जाता है। कौन करता है, लॉर्ड चांसलर। अतः उन्हें यह वेतन यूनाइटेड किंगडम की संचित निधि से दिया जाता है। जैसे भारत में का भी जो वेतन दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम की संचित निधि से दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों के लिए पेंशन का भी प्रावधान है, यानी अगर वो पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको पेंशन भी दी जाती है। वर्तमान में ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष को 2,14,165 पाउंड और उपाध्यक्ष एवं अन्य न्यायाधीशों को 2,06,857 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का स्टाफ एवं कार्यकाल। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के स्टाफ और कार्यकाल की बात करें। सर्वोच्च न्यायालय का स्टाफ और कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय का अपना कार्यकाल एवं स्टाफ होता है। लॉर्ड चांसलर सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष से परामर्श के बाद एक मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करेगा, जो अध्यक्ष के अधीन रहते हुए कार्यालय के दायित्वों का निर्वाह करता है। कार्यालय के जो दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनका निर्वाह उसके द्वारा किया जाता है। तथा स्टाफ एवं कार्मिकों पर नियंत्रण भी रखने का कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय लंदन के मिडिलसेक्स गिल्ड हॉल में स्थित है, यानी ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, लंदन में। और उसका हॉल कौन सा है, उसका नाम क्या है, मिडिलसेक्स गिल्ड हॉल। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की जो चयन प्रक्रिया है उसको बताएंगे आपके लिए। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की चयन प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई तभी हो सकती है जब सुनवाई के लिए पीठ का गठन इस प्रकार हो, यानी उस सुनवाई में एक खंडपीठ बनाई जाती है, जिसमें पीठ में न्यायाधीशों की संख्या विषम होनी चाहिए। पीठ में कम से कम 3 न्यायाधीश होने चाहिए, कम से कम 3। अतः उनमें से आधे स्थायी न्यायाधीश होने चाहिए। न्यायालय को अपना निर्णय सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से देना होता है। सर्वसम्मति से या बहुमत से उसको अपना निर्णय देना पड़ता है। विशेष आयोग, यानी इसके लिए आयोग कौन कौन से होते हैं। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2 न्यायिक आयोगों का प्रावधान किया गया।
यानी 2 न्यायिक आयोगों की व्यवस्था की गई है ब्रिटेन में संवैधानिक सुधार 2005 द्वारा। न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा। दूसरा, न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन आयोग, ये भी बनाया जाएगा। न्यायिक नियुक्ति आयोग में एक सभापति और 14 अन्य आयुक्त होते हैं। यानी ब्रिटेन का जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा उसमें एक सभापति होगा और अन्य 14 अन्य आयुक्त होंगे। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति साम्राज्ञी द्वारा लॉर्ड चांसलर की अनुशंसा पर की जाती है। लॉर्ड चांसलर की अनुशंसा पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। कौन करेगा? ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी करेगी। आयोग का प्रमुख कार्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अनुशंसा करना होता है। न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायिक आचरण, संबंधित शिकायतों पर विचार करने और उनके निराकरण हेतु न्यायिक नियुक्ति आचरण ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई है। ओम्बुड्समैन के पद पर नियुक्ति लॉर्ड चांसलर की अनुशंसा से साम्राज्ञी द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों के आचरण पर निगरानी रखने वाली यह संस्था सरकार और न्यायपालिका से स्वतंत्र होती है, किंतु संवैधानिक मामलों से के विभाग से संबद्ध है। संवैधानिक मामलों के जो विभाग होते हैं उनसे संबंधित होती है। ओम्बुड्समैन न्यायिक आचरण संबंधी शिकायतों के सही पाए जाने पर दोषी को स्वयं दंडित करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी ओम्बुड्समैन जो होता है वो स्वयं उसको दंडित नहीं कर सकता। अब तो लॉर्ड चांसलर और न्यायिक नियुक्ति आयोग को कार्रवाई की अनुशंसा करता है, यानी उसको कार्रवाई करने की अनुशंसा वो करेगा कौन? ओम्बुड्समैन न्यायिक आयोग। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी ब्रिटेन, ये क्वेश्चन में अधिकांश से महत्वपूर्ण होता है कि ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का उल्लेख ये छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजी विधि यानी अंग्रेजी कानून, उत्तरी आयरिश विधि, उत्तरी आयरिश कानून, स्कॉटिश सिविल विधि से संबंधित सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में अंतिम और सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड में दीवानी पारिवारिक वादों में अंतिम अपीलीय न्यायालय का कार्य भी करता है। अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में यह कार्य करता है। यह इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड में फौजदारी वादों में अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। 5वां है, प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के राष्ट्रमंडलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त शेष सारे अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए गए। यानी ये सारे अधिकार किसके पास आ गए हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पास में आ गए। 6वां, लॉर्ड सभा को प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। यानी समस्त जो लॉर्ड सभा को अधिकार प्राप्त है वो किसके पास में? न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में प्राप्त हो गए। 7वां क्षेत्राधिकार आता है, यह यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम में आते हैं तीनों, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का सर्वोच्च अभिलेखीय न्यायालय होता है। यानी सर्वोच्च अभिलेखीय न्यायालय भी होता है। इस न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, यानी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता। इसी प्रकार भारत में भी जो सर्वोच्च न्यायालय उसके जो अभिलेख होते हैं वो अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। अब आता है चीफ जस्टिस की विशिष्ट शक्तियाँ एवं कार्य। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस के साथ साथ इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालय को अध्यक्ष भी बनाया गया है। ब्रिटेन का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको क्या कहते हैं? लॉर्ड चीफ जस्टिस। और इंग्लैंड वेल्स के न्यायाधीशों का अध्यक्ष। इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में उसे प्रमुख रूप से 2 शक्तियाँ दी गई हैं। ये शक्ति आती है इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में, वह वहाँ के सभी श्रेणी के सभी न्यायालयों का अध्यक्ष होता है। यानी वहाँ पर सभी श्रेणी के कोई भी न्यायालय उन सभी का वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। वह इनमें से किसी भी न्यायालय में बैठक कर सकता है, निर्देश दे सकता है और यह देख सकता है कि न्यायालय का कार्य नियमानुसार हो रहा है अथवा नहीं। कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। संक्षेप में वह इंग्लैंड और वेल्स की समस्त न्याय व्यवस्था का प्रधान होता है। दूसरा आता है इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड चीफ जस्टिस वहाँ की न्याय व्यवस्था से संबंधित समस्त स्थितियों को मंत्रिमंडल, लॉर्ड चांसलर और संसद को अवगत कराता है, यानी उनको उनके बारे में बताता है। अब आती है सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति एवं भूमिका। सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति एवं भूमिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से तुलना करने पर
यह स्पष्ट होता है कि यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च न्यायालय सरकार की समान शाखा नहीं है और उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान नहीं की गई है, जिस प्रकार भारत और अमेरिका में की गई है। अथवा संसद द्वारा निर्मित विधियों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। संसद द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसको असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार उसके पास में नहीं है, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो राष्ट्र हित में नहीं है तो संसद उसको अवैध घोषित कर सकती है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। इसके बावजूद भी संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक करते हुए एक स्वतंत्र निकाय का दर्जा दिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यायिक नियुक्ति आयोग के रूप में एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम लॉर्ड चीफ जस्टिस फिलिप्स के अनुसार पूर्व की न्याय व्यवस्था लोगों में भ्रम उत्पन्न करती थी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद शक्तियों का पृथक्करण करने वाली व्यवस्था ब्रिटिश न्याय प्रणाली के प्रति भ्रम को दूर करते हुए गरिमा और निष्पक्षता का प्रतिपादन करेगी। ये इसने कहा था चीफ जस्टिस फिलिप्स ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,